नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। इस समय बिहार में दो नाम बड़ी चर्चा में हैं। पहला है बिहार छोड़कर भागे हुए फर्जी पत्रकार मनीष कश्यप का, दूसरा है तेजस्वी यादव का। लेकिन आप लोग ने ये चीज़ गौर नहीं किया कि क्यों तेजस्वी यादव का नाम अचानक चर्चा में आने लगा। तेजस्वी यादव जी जब तमिलनाडु पहुंचते हैं, उसी समय पर सोशल मीडिया पर तमिलनाडु में बिहारियों को हत्या करने, मारपीट और पलायन जैसी खबरों का चलना ये संयोग नहीं था, ये प्रयोग था। जिस समय तमिलनाडु में तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, ये बवाल शुरू होता है। आज मैं विश्लेषण करके बताना चाहूँगा वो पहलू जो आप लोगों ने किसी भी समाचार चैनल पे नहीं देखा, किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखा, लेकिन ये एक इतना अहम मुद्दा है जिसे बिहार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि आखिर ये जो पूरा षड्यंत्र था, ये रचा किसने, किस लिए रचा गया और किसके लिए रचा गया। तो शुरू करते हैं वो दिन जब तेजस्वी यादव बिहार से तमिलनाडु पहुँचते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के जन्मदिन के महोत्सव पर। वहाँ पर तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्हें एकजुट होकर एक मंच पर आने का आह्वान किया। उसी आह्वान के 20 मिनट बाद बीजेपी की आईटी सेल एक्टिवेट हो जाती है। वो एक फ़ोटो क्रॉप करती है और एक वीडियो पोस्ट करती है जो कि राजस्थान के जोधपुर के एक वकील के चाकू मारकर हत्या करने का वीडियो था। उसे तमिलनाडु में बिहार की एक मज़दूर की हत्या बताकर ट्विटर पर तेजस्वी यादव से सवाल पूछा जाने लगा कि आप वहाँ केक खा रहे हैं और उसी राज्य में तमिल द्वारा बिहारियों की हत्या की जा रही है, ये उसका वीडियो है। ये मामला जब धीरे धीरे तूल पकड़ता गया तो उसमें उनको ज़रूरत थी कि ऐसे मीडिया संसाधन की जो बिहार के लोगों से जुड़ा हुआ हो, जो बिहार के एक एक साधारण से गरीब परिवार के लोगों से जुड़ा हुआ हो। उनको वो चेहरा दिखा मनीष कश्यप के तौर पर। मनीष कश्यप को इस षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया। उनको ये बताया गया कि अगर आप इस चीज़ को आगे ले जाते हैं तो भविष्य में आने वाले विधानसभा चुनाव, एमएलसी चुनाव और इस तरह के चुनाव में आपके बारे में सोचा जा सकता है। मेरे भी दिल्ली में कॉन्टैक्ट्स हैं। भले मैं भाजपा का वैचारिक विरोधी रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसी टीम है जिसमें मेरे भी लोग काम करते हैं। ये क्लियर मैसेज उनकी तरफ से मुझे बताया गया कि मनीष कश्यप को खास तौर पर इस पूरे प्रोपोगेंडा के लिए तैयार किया गया। मनीष कश्यप ही इकलौता था जिसने वहाँ पर अपने ही दोस्त के साथ कॉल रिकॉर्डिंग शेयर की। मैं ये जो पुलिस जांच की बात बता रहा हूँ, आने वाले समय में जांच में आपको दिखेगा। उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ कॉल रिकॉर्डिंग पर एक स्क्रिप्टेड चीज़ पढ़ी, उसको वीडियो बनाया और अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया। उस यूट्यूब चैनल को जो कंटेंट था वो वायरल हुआ, वो वीडियो बहुत वायरल हुई। उसको देखते हुए वहाँ के जो स्थानिक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो चैनल हैं, पत्रकार हैं, मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने इस खबर को छापा। पहले वॉइस कॉल हुई है, उसके बाद खबरें छापी गई हैं। जो मनीष कश्यप ये दावा करता है कि दैनिक भास्कर की ये खबर है, फलानी खबर है, लेकिन उससे पहले उनकी कॉल वायरल हुई, उसके बाद ये खबरें का सिलसिला चालू हुआ। खैर, ये जांच का विषय है, पुलिस जांच करके आप लोगों को बताएगी इसकी सत्यता क्या है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस सब के बीच तेजस्वी यादव को क्यों घसीटा गया। टारगेट तो नीतीश कुमार को भी किया जा सकता था, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। सवाल मुख्यमंत्री से पूछा जा सकता था। केवल उप मुख्यमंत्री या तेजस्वी यादव को ही क्यों टारगेट किया गया? उसका सबसे बड़ा कारण था यादव वोट बैंक या ओबीसी वोट बैंक, जो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से आरजेडी की तरफ खिसक रहा था। उस ओबीसी वोट बैंक को ये महसूस होने लग गया था कि लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव में वो काबिलियत है जो बिहार में ओबीसी तबके को एक मजबूती प्रदान कर सकती है। ये बातें मैं केवल हवाई नहीं कह रहा हूँ, ये बातें मैं आंकड़े के तौर पर भी रिसर्च करके बता रहा हूँ। 2020 के विधानसभा चुनाव हुए, 243 सीट की बिहार विधानसभा में 122 सीट जिसके पास होगी वो बहुमत साबित करके सत्ता हासिल करेगा। आपने एक चीज़ और गौर किया होगा, इस पूरे विधानसभा के दौरान में तेजस्वी यादव इकलौते ऐसे चेहरे थे जो रोज़ चर्चा में बने रहते थे, और चर्चा में बने रहने का उनका सबसे बड़ा कारण उनके पिताजी थे। आपने पूरे इलेक्शन को अगर गौर से देखा होगा या पुरानी वीडियोज़ अगर आप
आरजेडी की उठा के देखेंगे 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो उसमें इस आरजेडी के तमाम पोस्टरों पर सवाल खड़े किए गए थे, क्योंकि उस पोस्टरों में लालू प्रसाद यादव की फ़ोटो नहीं थी, जिसको लेकर तेजस्वी यादव को आक्रामकता के साथ लोगों की आलोचना भी झेलनी पड़ी। लेकिन इस समय आरजेडी और ख़ास तौर पे लालू प्रसाद यादव का ये इंस्ट्रक्शन था कि इस बार तेजस्वी यादव के नाम पे चुनाव लड़ा जाए। ये उस समय किया हुआ सबसे बड़ा प्रयोग था, जो उम्मीद से ज़्यादा सफल रहा। तेजस्वी यादव अपने केवल चेहरे के दम पर आरजेडी पार्टी को एक बड़े मार्जिन तक लेके आए। बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर आरजेडी उभरी, जिसको करीबन 97,38,855 वोट पड़े। ये टोटल वोट परसेंट का 23.11% था। और ये जो वोट पड़ा था ये आरजेडी को, जिसमें 80% जो भागीदारी थी वो ओबीसी की थी, यानी कि पिछड़ी जातियों का। ये वो तबका था जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एग्रेसिव रही है। आप किसी भी राज्य में चले जाए, वहाँ पर ओबीसी को पकड़ना, उसे मजबूती से अपने पास रखना, ये भारतीय जनता पार्टी की इस समय की इलेक्शन स्ट्रेटजी है। क्योंकि जो सवर्ण हैं वो तो ऑलरेडी बीजेपी के पाले में हैं, लेकिन उन दोनों का गठबंधन भी सत्ता हासिल नहीं कर पा रहा था। उसे और एक्स्ट्रा वोट की ज़रूरत थी, जो इस ओबीसी के अंदर सेंधमारी कर की जा सकती थी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी जैसा चेहरा होने के बावजूद भी उनके बगल में केशव प्रसाद मौर्य को बिठाया गया, और एक तरफ ब्राह्मण ब्रिजेश पाठक, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य। ये क्लियर मैसेज था कि ब्राह्मण और ओबीसी का गठबंधन अब भारतीय जनता पार्टी को आवश्यक है। लेकिन बिहार में ये जो कनेक्शन था ये टूटा जा रहा था। अब ओबीसी जो बिहार के हैं वो कैसे भारतीय जनता पार्टी के पास आएंगे? वो तब आएंगे जब तेजस्वी यादव के अंदर उनका विश्वास टूटेगा। यही विश्वास तोड़ने के लिए उन्होंने बिहारियों का, मजदूरों की बात को एक षड्यंत्र के तौर पर देश के सामने रखा। वो दिखाना चाहते थे कि तेजस्वी यादव ही इसके मुख्य कारण हैं, उनसे सत्ता नहीं संभल रही है। अगर आप मनीष कश्यप की वीडियो को, जो कि स्क्रिप्टेड था, नागपुर से दिया गया स्क्रिप्ट था, उसको अगर आप देखेंगे तो वो बार बार तेजस्वी यादव की काबिलियत पे सवाल उठाता दिख रहा था। ये कहीं ना कहीं वो षड्यंत्र का हिस्सा है, जो ये दिखाना चाहता है कि तेजस्वी यादव काबिल नहीं है बिहार में सरकार चलाने के लिए। और ये इसलिए दिखाया जा रहा था क्योंकि जो ओबीसी का उनका जो कट्टर वोट बैंक है, जो 80% वोट बैंक है, उसको तोड़कर भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ करना चाहती थी। क्योंकि वो जेडीयू में नहीं जाता था। कभी भी आरजेडी के जो कट्टर जो वोटर बैंक है वो जेडीयू में नहीं जा रहा था। वो बीजेपी चला जाएगा लेकिन जेडीयू नहीं जाएगा, ये वहाँ की ज़मीनी हकीकत है। आरजेडी का एक वोटर जेडीयू को कभी वोट नहीं करेगा, वो बीजेपी को वोट कर देगा, वो कांग्रेस को कर देगा, लेकिन जेडीयू को नहीं। और जेडीयू का जो वोटर है वो कभी आरजेडी को वोट नहीं करेगा। ये वहाँ के चुनावी माहौल में, वहाँ की आबो हवा में है। इसी को ओबीसी वोट बैंक को तोड़ने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, और उसका कारण था आने वाला लोकसभा चुनाव। 40 सीटें हैं, जिसमें से अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती हैं। उनके पास सवर्णों का वोट बैंक है, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, ये तमाम लोग उसमें आते हैं। ये वोट बैंक ऑलरेडी बीजेपी के पास है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। उसके लिए उनको चाहिए था ओबीसी का और पिछड़ा वोट बैंक, जो कि तेजस्वी यादव की काबिलियत को छोटा दिखाकर ये हासिल करना चाहते हैं। ये प्रोपोगेंडा ठीक वैसे ही था जैसे 2014 चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने ये समझ लिया था कि हमारा सबसे बड़ा जो विपक्ष है वो कांग्रेस है। कांग्रेस को पप्पू दिखाकर इन्होंने लोगों के अंदर ये विश्वास भरा। लाखों यूट्यूब चैनल बनाए गए, लाखों ट्विटर आईडीज़ बनाई गई, लाखों फेसबुक आईडीज़ बनाई गई, जहाँ पर ये प्रोपोगेंडा हर एक घंटे चलाया जाता था कि राहुल गांधी पप्पू है। लोगों के दिमागों में ये भरा गया, क्योंकि आज स्मार्टफोन लगभग सभी लोगों के पास है। सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है जो किसी भी तरह का माहौल क्रिएट कर सकती है। इसी का मदद लेते हुए राहुल गांधी को पप्पू घोषित कर दिया गया, और इसी तरह का कुछ प्रोपोगेंडा बिहार के अंदर, ख़ास तौर पे यादव समाज और ओबीसी जो बिहार का है, जो तेजस्वी यादव के साथ एकदम मजबूती से खड़ा है, उसे तोड़ने के लिए ये प्रोपोगेंडा चुना गया। बिहारियों की मारपीट ये बहुत सेंसिटिव और संवेदनशील मामला होता है। हर बिहारी उससे जुड़ता है, अपने आप को उससे कनेक्ट समझता है। यही कारण था कि तेजस्वी यादव का ये वोट बैंक तोड़ना और भारतीय जनता पार्टी के पाले में ले आना
आप देख रहे होंगे जब भी ये प्रोपोगेंडा चलता है, आज सबसे बड़ा मनीष कश्यप के साथ कौन खड़ा है? अगर आप उनके ट्वीट उठाएंगे, उनके समर्थनों में इस समय जो ट्रेंड चल रहा है वो बीजेपी की आईटी सेल करा रही है। क्यों करा रही है? वो ये दिखाने के लिए करा रही है कि एक आर्मी का लड़का लालू प्रसाद यादव के लड़के के सामने डट कर मुकाबला कर रहा है। लेकिन ये जो आईटी सेल द्वारा चलाया हुआ ट्विटर ट्रेंड है, ये ज़मीनी हकीकत पे नहीं है। ग्रामीण इलाकों में आज भी अगर बिहार की ज़मीन पे आप मनीष कश्यप और इनका कंपैरिजन करना चाहेंगे तो लोग दौड़ा के पीटेंगे। कारण ये है कि कहाँ लालू प्रसाद यादव की वो एक गौरवान्वित इतिहास रहा है। गौरवान्वित इसलिए कह रहा हूँ कि जब सवर्णों के सामने ओबीसी कुर्सी पे बैठता था तो उसे पीटा जाता था, उस कुर्सी को गंगा जल से धोया जाता था। वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव ने यादवों को, ख़ासतौर पे ओबीसी समाज को वो अधिकार दिलाए कि एक सवर्ण के सामने वो कुर्सी पे बैठ सकता था। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी लालू प्रसाद यादव के। आज हम जो लालू प्रसाद यादव को याद करते हैं तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई की वजह से भी करते हैं कि जब संसाधन के अभाव थे, प्रशासनिक यंत्रणा इतनी मजबूत नहीं थी, उस दौर में भी एक लड़का खड़ा होता है और अपने समाज के लिए, अपने छुआछूत के लिए, अपने समाज के बराबरी समानता के अधिकार के लिए वो लड़ता है और वो माहौल ले आता है। भले उसके लिए उनके ऊपर जंगल राज जैसे आरोप लगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो ओबीसी समाज है बिहार का, वो जानता है कि लालू प्रसाद यादव ने उनके लिए क्या किया है। अदरवाइज़ ये आंकड़े इस समय जो चुनाव में दिखते हैं वो नहीं दिख रहे होते। तेजस्वी के अंदर भी वो एग्रेसिवनेस है, आक्रामकता है, वो अपने कार्यों को लेकर सीधा है, उसे पता है कि उसे कब क्या करना है। शायद यही कारण था कि बिहार के जो भारतीय जनता पार्टी है वो नहीं चाहती थी कि यादव और जो ओबीसी वोट बैंक है वो तेजस्वी के साथ रहे। उसे तोड़ने के लिए मनीष कश्यप जैसे लोगों के साथ मिलकर इन्होंने बहुत गंदी राजनीति रची। और ये हालत केवल बिहार का नहीं है, अगर आप झारखंड का देखें वहाँ पर हेमंत सोरेन सरकार है। अभी कुछ दिनों से लगातार उनको युवा विरोधी दिखाने के लिए लगातार सोशल मीडिया पे ठीक ऐसा ही कैंपेन चलाया जा रहा है जैसा तेजस्वी यादव को। ये भारतीय जनता पार्टी की वो गंदी राजनीति का हिस्सा है जो सत्ता हासिल करने के लिए वो हमेशा से करते आए हैं। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे के पीछे पड़े रहे, आखिर में एकनाथ शिंदे को कुर्सी देकर उन्होंने वहाँ पर सत्ता हासिल कर दी। आज महाराष्ट्र का माहौल एकदम ठीक है। 10 दिन पहले तक जो चिल्ला रहे थे कि इनकी सड़कें ख़राब हैं, महाराष्ट्र की हवाओं में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, अब एकदम साफ़ हो गया। जैसे ही एकनाथ शिंदे सत्ता हासिल कर लेते हैं, भाजपा की सरकार बन जाती है, खड्डे एकदम मखमल जैसे हो जाते हैं, आबो हवा एकदम ठीक हो जाती है, भ्रष्टाचार एकदम ख़त्म हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में जब बिहारियों को मारा जाता है तब इनके मुंह से चू भी नहीं निकलती। आज से कुछ साल पहले गुजरात के अंदर बिहारियों को मार पीट कर वहाँ से खदेड़ा गया। खदेड़ करने वाला जो इंसान था वो था अल्पेश ठाकुर। अल्पेश ठाकुर उस समय बहुत उग्रता के साथ बिहारी महिलाओं को मारा, बुज़ुर्गों को मारा, सड़कों पे अपने लोगों द्वारा पिटवाया, कुत्ते जैसा उनको अपने गुजरात से भगाया। थोड़े समय के बाद इसी भारतीय जनता पार्टी ने अल्पेश ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी में फूल का गुलदस्ता देकर शामिल किया और आज वो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। भारतीय जनता पार्टी को परेशानी तब होती है बिहारियों के पिटाई से जब वो गैर भाजपा राज्य हो, जैसे तमिलनाडु। महाराष्ट्र में जिस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ये पूरा मूवमेंट चलाया था, आज अगर वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ़ कर रहे हैं तो लोग, मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जब कुछ दिन पहले तक राज ठाकरे का विरोध करते थे, आज वो राज ठाकरे को अपना आइडियल मानते हैं। वो भूल गए कि इनके बापों को मारने वाला जो महाराष्ट्र नवनिर्माण का सैनिक था वो राज ठाकरे का ही था। खैर, इस समय वो विवाद नहीं है, इसके लिए मैं राज ठाकरे जी को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय के साथ अपने आप को बदला, अपनी राजनीति को बदला और वो आगे आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कितना नीचे गिरेगी। बीजेपी आईटी सेल में मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो लोग भी कहते हैं कि विनय भाई, इस पूरे कांड का ठिकरा किसी पे तो फोड़ना है, आखिर उसको जेल जाना तय है। तो हम भी चाहते थे कि थोड़ा वो ठीक से जाए। हमारे ऊपर जो निशाना है वो कम से कम मनीष कश्यप के कंधों तक चला जाए, उसके चेहरे पे चला जाए। लोग हमारी की हुई करतूत को ना समझे, मनीष कश्यप को इसका असली हीरो समझे या इसका असली आरोपी समझे और बात मनीष कश्यप तक ही रह जाए। ये पूरा षड्यंत्र लगभग खुल चुका है। आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी को बात नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग ने मनीष कश्यप को आगे कर दिया है और उसके पीछे अपनी जो की हुई करतूत है उसको छुपाने के लिए दिन रात मनीष कश्यप को हम लोग हीरो बना रहे हैं। इसका जो भविष्य है ये जेल ही है, क्योंकि आने वाले कुछ महीने ये जेल से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जितनी धाराएं हैं
वो सारे इस समय एक्टिव कर दी गई हैं, ये हम भी जानते हैं। यही कारण है कि मनीष कश्यप केवल उस बिरयानी बनने वाले बकरे का हिस्सा है, जिस दिन कटेगा बिरयानी बनकर सब उसे खा जाएंगे और भूल जाएंगे। लेकिन इस पूरे षड्यंत्र के पीछे जो असली मास्टरमाइंड है वो है भारतीय जनता पार्टी, और उसका केवल एक ही उद्देश्य था, बिहार में ओबीसी पिछड़ी जातियों को तेजस्वी यादव से तोड़ना, जिसमें वो लगभग थोड़ा सा सफल ज़रूर हुई थी। लेकिन एक्सपोज मीडिया, वेद और तमाम उन लोगों के समर्थन से, मेहनत से ये चीज़ पूरी तरह से हो नहीं पाई। मैं उन तमाम मनीष कश्यप के समर्थकों से पूछना चाहता हूँ, एक बिहारी पूरी मेहनत से गरीबी में खेत बेचकर मेहनत कर कर पसीना बहाकर आईएएस आईपीएस बनता है। वो आईएएस आईपीएस तमिलनाडु में पोस्टेड हैं, जो बिहार की सरजमी के हैं, बड़ी मेहनत से आईएएस आईपीएस बने हैं। वो आईएएस आईपीएस आप लोगों से कह रहे थे कि यहाँ पर बिहारी को कुछ नहीं हुआ है, वो गलत हो गया। जो मेहनत करके आईएएस पढ़े, बड़े एग्ज़ाम्स दिए, दिन रात अपना खून पसीना बहाकर उस पोस्ट पे पहुँचे, उस पोस्ट पे बैठने के बाद पूरी जिम्मेदारी लेते हुए वो बंदा बिहारी आईपीएस अधिकारी ये कहता है कि हमारे बिहार में कुछ नहीं हुआ है, वो झूठा हो गया। और एक मनीष कश्यप चंद रुपयों के खातिर एक षड्यंत्र का हिस्सा बनकर कुछ पैसे कमाने के लिए एक षड्यंत्र चलाता है, वो आपका हीरो हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये आईपीएस अधिकारी जो बिहार के होकर तमिलनाडु में पोस्टेड थे, वो झूठ बोल रहे हैं? क्या आपको अपने ही बिहारी आईपीएस पर विश्वास नहीं है? और ये 2 टके का यूट्यूबर ये कहता है कि वहाँ पे मारा गया, जिसका सबूत आज तक नहीं हुआ। एक आपको अपडेट देना चाहूँगा, ख़ासतौर पे मनीष कश्यप के अड़ुए सहलाने वालों को, कि बेटा ऐसा है, जब मनीष कश्यप का ये पूरा पोल खोल हो गया, लोगों के सामने उसका असली चेहरा आ गया, इतना नीचे मनीष कश्यप गिर गया जिसकी आप संभावनाएं सोच भी नहीं सकते। दैनिक भास्कर में एक खबर छपी, वो खबर थी तमिलनाडु में मामले में मनीष कश्यप को लेकर। आर्थिक अपराध शाखा ने एक दूसरी एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर के बारे में अगर आप थोड़ी सी विस्तार जानकारी लेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि मनीष कश्यप चंद रुपए के लिए कितना गिर सकता है। इस एफआईआर में मनीष कश्यप के ऊपर एक दूसरी एफआईआर ली गई है, 4/2023। फर्जी वीडियो वायरल करने का एक मसला है। एडीजी मुख्यालय में इसके लिए एक टीम गठित की गई है। तमिलनाडु में इस तरह के वीडियोस के ऊपर 13 एफआईआर दर्ज हुई हैं। मनीष कश्यप ने क्या किया, इनका एक दोस्त था राकेश कुमार रंजन। राकेश कुमार रंजन को अपनी बातें सही साबित करने के लिए उसने एक आदेश किया। राकेश कुमार रंजन 2 लोगों के साथ, जिसका नाम है अनिल कुमार और आदित्य कुमार, इन लोगों को पट्टी उट्टी लगाकर मजदूर बनाकर एक वीडियो शूट करता है। वो वीडियो बनने के बाद राकेश कुमार रंजन वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल BNR न्यूज़ में लगाता है, और मनीष कश्यप उस वीडियो को हकीकत दिखाते हुए ट्वीट करता है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि पुलिस ने जब राकेश कुमार रंजन को गिरफ्तार किया, तो उसने वो ऑडियो मनीष कश्यप के बात की पुलिस के हवाले की कि मनीष कश्यप के कहने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई, जिसमें 2 लोग अनिल कुमार और आदित्य कुमार को रखा गया, ताकि पुलिस की जो जांच है उसको दूसरी तरफ मोड़ा जाए और इसका पूरा ध्यान मनीष कश्यप से हटा दिया जाए। और मनीष कश्यप जो बातें कह रहा है उस पर हकीकत का मोहरा ठप्पा लगाने के लिए हमने ये वीडियो बनाई और उसके कहने पे बनाई। इस पूरे मामले में राकेश कुमार रंजन, जो 2 मजदूर बने थे अनिल कुमार और आदित्य कुमार, और इसके बाद इस पूरे वीडियो का मुखिया मास्टरमाइंड मनीष कश्यप के नाम पर आर्थिक अपराध शाखा में दूसरी एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर नंबर है 4/2023। 26 वीडियो कंटेंट को पुलिस ने टैप किया, उनको नोटिसेस भेजी। मनीष कश्यप को भी नोटिस भेजा गया कि आप आकर अपनी बात रखें, लेकिन मनीष कश्यप ने उस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। लोग पूछ रहे थे ना कि नेहा सिंह राठौर को नोटिस दिया गया, मनीष कश्यप पे सीधा एफआईआर क्यों? नोटिस इसे भी दिया गया था। जब इसने कोई रिप्लाई नहीं किया तो मजबूरन एफआईआर करके अब इस मामले में EOU जो है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, ये जा रही है कोर्ट। अब इसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लिया जाएगा। बिहार पुलिस के साथ तमिलनाडु पुलिस भी लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि इस घटना के मामले में 13 एफआईआर तमिलनाडु में भी दर्ज हुए हैं, 2 एफआईआर पटना में दर्ज हुई है। इन तमाम
लोगों को गिरफ्तार करने का प्रक्रिया अब अगले कुछ मिनटों में, कुछ दिनों में ये शुरू होगा। जो लोग ये कह रहे थे कि बिहार पुलिस सक्रिय नहीं है, दरअसल उन्होंने नोटिस पीरियड का इंतज़ार किया। उन्हें उम्मीद था कि मनीष कश्यप जिस तरह से वीडियो बनाकर लोगों को ये कह रहा है कि वो निर्दोष है, तो आकर वो अपनी बात रखेगा। लेकिन मनीष कश्यप छुपा छुपा बिहार छोड़कर भागा हुआ घूम रहा है। इसका कारण ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे षड्यंत्र में मनीष कश्यप की जो स्थिति थी उसका पुलिस को पता चल चुका है। प्रारंभिक जांच में राकेश कुमार रंजन के बताए हुए अकाउंट डिटेल्स में, जिसमें मनीष कश्यप में पैसे ट्रांसफ़र किए, ऐसी भी बातें सामने आई हैं। पुलिस ने जब जांच किया तो मनीष कश्यप के अकाउंट में पिछले कुछ दिनों में तमिलनाडु को विवादित मसले को लेकर उस दौरान बहुत सारे ऐसे इल्लीगल ट्रांजैक्शन किए गए, पैसे डाले गए, पैसे भेजे गए, जिसका कोई भी एविडेंस अभी तक पुलिस को नहीं पहुंचा है। शायद यही कारण था कि दूसरी एफआईआर में इस मामले के पैसे को, लेन देन को, जो कि इल्लीगल ट्रांजैक्शन है, ये पैसे बाहर से भी आए हैं, ये पैसे बीजेपी के लोगों से भी आए हैं, वो क्यों आए हैं उसकी जांच भी अब पुलिस करने वाली है। क्या बीजेपी ने इसको पैसे देकर इस तरह के षड्यंत्र करने को कहा था, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस सारी बातों में दो चीज़ें बहुत क्लियर और स्पष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही ये पूरा षड्यंत्र था और मनीष कश्यप जो है इस समय बलि का बकरा बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बचने के लिए हमेशा से किसी न किसी को बलि चढ़ाती है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो बकरा है वो है मनीष कश्यप। जाते जाते एक निवेदन करना चाहूँगा, हम लोगों ने जिस तरह से इसका ट्विटर अकाउंट बंद कराया, उसी तरह से अब इसके जो सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है मनीष कश्यप का, अब उसे बंद कराने की बारी है। आप यूट्यूब पर जाएं, सच तक न्यूज़ को सर्च करें, उसमें 6.38 मिलियन सब्सक्राइबर आपको दिखेंगे। आपके राइट साइड पेज पे 3 बिंदु दिखेंगे, जिस पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट यूज़र करके एक ऑप्शन आएगा। उस रिपोर्ट यूज़र पे क्लिक करें और 6-7 ऑप्शन में से स्पैम करके जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करें। स्पैम को सिलेक्ट करने के बाद एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें आप अपनी बात रखें। उसमें आप लिखें कि ये व्यक्ति समाज में नफ़रत फैला रहा है, स्पैम कर रहा है, स्कैम चला रहा है। इस यूट्यूब चैनल को बंद कर देना भारत के शांति और माहौल के लिए ज़रूरी है। वो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। उसे लिखकर आप रिपोर्ट को सबमिट करें। उसके बाद एक पॉपअप आएगा जिसमें दिखाएगा कि आपकी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई और आपको एक ईमेल आएगी। आप समझिए, देश हित में ये 15 सेकंड का कार्य आपको करना है, क्योंकि हम तमाम लोगों ने ही इसे हीरो बनाया था। अब हम तमाम लोगों को ही इसकी औकात इसको दिखानी ज़रूरी होगी। जो इंसान चंद पैसों के लिए अपने बिहार को बेच सकता है, बिहारियों की लाशें गिरवा सकता है, इस इंसान का समाज के लिए बाहर रहना सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हम तमाम लोग बिहार पुलिस से निवेदन करते हैं, कृपया जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी की जाए। इस पूरे षड्यंत्र में शामिल उन बीजेपी नेताओं को भी गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक बिहार को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। हम तमाम लोग इस षड्यंत्र को नेस्तनाबूद करेंगे। बहुत जल्द मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होगी और बहुत ज़्यादा समय तक वो जेल रहे, इसकी व्यवस्था, इसके सबूत हम लोग भी जमा करके पुलिस तक पहुंचाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अच्छी लगी हो तो लोगों तक, ख़ास तौर पे बिहार के लोगों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं। अगली वीडियो बहुत जल्द। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।